मेरा फैसला ये है कि तुम अभी नीचे जाकर दादी से कहोगी कि मृत्युंजय मेरा बहुत ध्यान रखता है और बेशक उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, लेकिन मैं इस शादी को मौका देना चाहती हूँ और मैं अब मृत्युंजय के साथ ही रहूंगी और इस शादी को निभाऊंगी। और ये बात बहुत खुशी खुशी दादी को बोलना। स्मक स्मक मृत्युंजय ने थोड़ा गुस्से में कहा और फिर वहां से जाने को हुआ कि वापस से पलट कर बोला, और आज मेरा खाना ऑफिस लेकर आ जाना, वो भी अच्छे से तैयार होकर, ताकि दादी को भरोसा हो जाए कि तुम अपनी मर्जी से ये कर रही हो। मृत्युंजय अपना फैसला सुनाकर जा चुका था, पर आद्या वही रोते रोते बैठ गई थी। आद्या फैसला कर चुकी थी कि वो अब मृत्युंजय के साथ रहेगी जब तक दिलीप को उसका प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक। मृत्युंजय के रूम से निकलने के बाद आद्या बाहर आए, अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर वो नीचे आए। उसके आते ही सब उसको ही देखने लगे थे। मृत्युंजय अभी जाने वाला था कि कुछ पल के लिए वहां रुक गया। वो मुड़ा और आंखों में ही आद्या को वापस याद दिला रहा था उसे दादी से क्या बोलना है। मृत्युंजय जाने लगा तो दादी बोली, अरे जय, आज नाश्ता किए बगैर जाओगे या फिर कल रात तुम्हारे सच ने तुम्हारा पेट भर दिया था जो बिना खाए पिए घर से जा रहे हो। दादी के इस सवाल पे मृत्युंजय कुछ न बोला, बल्कि आद्या आगे आके बोली, दादी आप चिंता मत करो, वो उनको जल्दी जाना है तो उनका लंच मैं ले जाऊंगी, अभी उनको जल्दी है। आद्या की इस बात से एक तरफ जहां अभी आश्चर्य से देख रहे थे, वहीं मृत्युंजय टेढ़ा मुस्कुरा कर चला गया। स्मक। मृत्युंजय के जाने के बाद आद्या को सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा अजूबा देख लिया हो। ... थोड़ी देर बाद दादी, दादू और आद्या तीनों दादू के रूम में थे। आद्या, आपसे हमने अपना फैसला लेने को कहा था, आपका फैसला क्या ये है? दादी ने आद्या से सवाल किया। दादू पास में एक आराम चेयर ले बैठ हुए थे। दादी भी अपनी आराम चेयर ले बैठकर आद्या की आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थीं। वो दादी, मैंने आपकी बात और अपने खुद के फैसले को मिलाकर बहुत सोचा और फिर मैं जब रूम में पहुंची तो मृत्युंजय ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस ये ही बोले कि उसकी वजह से मुझे दुख हुआ तो मैं चाहे तो जा सकती हूँ अपने घर, पर मैं सच में तुमको प्यार करता हूँ आद्या और अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बेशक मेरा तरीका गलत था, पर मेरे इरादे बस तुमको अपनी आंखों में बसाने के थे। फिर भी मेरी वजह से तुमको दुख हुआ, उसके लिए तुमको जो फैसला करना है कर सकती हो। इतना बोलकर आद्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर गहरी सांस लेकर बोली, दादी मैंने फैसला कर लिया है, मैं आप सबको और मृत्युंजय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मृत्युंजय को आप सबके लिए अपने प्यार से बदलने की कोशिश करूंगी। वो आप सब के लिए बचपन वाले मृत्युंजय बन जाएंगे एक दिन, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी दादी, शादी किसी भी हालातों में हुई हूँ, पर सच तो यही है कि मैं अब मृत्युंजय की पत्नी हूँ, और अगर मैं अब इस शादी को तोड़कर जाऊंगी तो मेरे माँ बाबा ये सदमा सह नहीं पाएंगे। मेरी टूटी हुई शादी से वो दोनों टूट जाएंगे। मैं अब एक बार इस शादी को सच्चे मन से निभाना चाहती हूँ। आद्या के इतना कहते ही दादी ने मुस्कुरा कर कहा, हमें उम्मीद थी बेटा कि आप सही फैसला लेंगी जो सभी के हित में होगा। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। मृत्युंजय अभी अपनी केबिन में बैठा हुआ था। वो अपनी चेयर से सिर टिकाकर आंखें बंद करके गहन चिंतन में बैठा हुआ था। वो बार बार उस दृश्य को याद कर रहा था जब उसकी आंखों के आगे एक लड़का बार बार बोल रहा था, भैया उसको छोड़ना मत, वो से की हकदार है। कैसे वो खेल गई, कैसे उसने इसके जज्बातों का मजाक बनाया। मृत्युंजय ने उस लड़के को एक चेक देकर कहा, जितने पैसे चाहिए बोलना, पर उसका पूरा सच मेरे सामने होना चाहिए।
और मेरे भाई की किस किस पे उधारी थी वो भी सब के पैसे मैं दूंगा, साथ ही इस लड़की के सच को जानने में जितने पैसे लगे सब बताना मुझे। मृत्युंजय ने अपनी आंखें खोलकर गुस्से से कहा, आद्या बहुत बड़ी खिलाड़ी हो ना, तुम बहुत खेली हो ना लोगों के जज्बातों से, अब तुम देखना तुम्हारे जज्बातों से मैं कैसे खेलता हूँ, तुम्हारी ही भाषा में तुमको जवाब दूंगा। शक्ल से कितनी भोली लगती हो पर अंदर से उतनी ही शातिर हो। पाउटिंग। और ये दिलीप, इसका भी इलाज करना होगा, इतना कह के वो किसी को फोन करता है। हाँ सुनो, तुमको याद है न तुमको क्या काम करना है और कैसे करना है? उद्धरण चिन्ह। उधर से आवाज आई, यश सर, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक, मृत्युंजय ने कहा और फोन काट दिया। और चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई, अन्यदेशी या अमावस्या के चांद का चेहरा। उसी टाइम, सर वो आद्या मैम अंदर आने की बोल रही हैं। तो पियून इतना कह के चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह। अंदर आने तो उसे, और आज के बाद उसे कभी दोबारा मेरे केबिन में आने से मत रोकना, आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। मृत्युंजय ने बिना किसी भाव के कहा। आद्या बिना नॉक किए अंदर आई और बिना मृत्युंजय को देखे लंच बॉक्स जय की टेबल पे रखते हुए बोली, जो करने को कहा वो किया, अब मुझे उम्मीद है तुम भी अपनी बात मत भूलना। मृत्युंजय टेढ़ा मुस्कुराया स्मक स्मक और बोला, मुझे ऑर्डर देने की आदत है, सुनने की नहीं। और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगी। फिर अचानक से चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, किसी के किए की सजा किसी और को दूं ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, तो जो गलती करता है उसी को सजा देता हूँ। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुमको ही मिलेगी। और जो गलती करता है और उसकी गलती मुझे अच्छे से पता हो फिर भी मैं उसे छोड़ दूँ ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। फिर तुमने तो मुझसे क्या छीना है उसकी सजा तुमको न दूँ ये कैसे हो सकता है? बहुत शौक है न लोगों के साथ खेलने का, बहुत जल्द तुमको तुम्हारे शौक पूरे करने की पूरी सजा मिलेगी। मृत्युंजय अपने दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ बराबर हिसाब रखता है। आद्या जो जब तक चुपचाप आंखों को पनीली किए उसकी सारी बात सुन रही थी, पर जैसे ही उसने शौक वाली बात कही आद्या से रहा नहीं गया, वो गुस्से से भर उठी और आंखों में क्रोध की ज्वाला लेकर बोली, पाउटिंग। मिस्टर राठौर, तुमको बेवजह मुझे मरना है तो एक ही दिन मार दी ना। ये तिल तिल करके क्यों मुझे मार रहे हो? क्यों मेरे अंदर की आद्या को जीते जी खत्म कर रहे हो? और बात बात पे ये क्यों हर दिन मेरे आगे कहते हो कि मैंने कोई गलती की है? अरे शादी की पहली रात से आप एक ही बात बोलते आ रहे हो और मैं भी बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। आद्या पूरे आवेश में आकर बोल रही थी और बोलते बोलते उसकी सांस भी तेज चल रही थी। मृत्युंजय आद्या की ओर आया और उसे अपने करीब खींचकर बोला, नाटक बहुत अच्छा करती हो तुम और अपने हुस्न और रूप के जादू से किसी को भी पागल बना सकती हो। जब इतना अच्छा हुनर है तो तुमको तो किसी अच्छी फिल्म की हीरोइन होना था, ना को यहाँ मेरी मामूली सी वाइफ। मृत्युंजय ने गुस्से और व्यंग के मिले जुले भाव से कहा। पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क स्मर्क एंड अम्यूज्ड। आद्या मृत्युंजय की बात ले और ज्यादा गुस्सा होकर बोली, तो तुमको ये सब नाटक लगता है? तुमको मेरा सच कहाँ से दिखेगा? अरे तुम मुझे कहाँ से समझोगे जब तुम खुद अपनी माँ को नहीं समझ पाए थे? मैं भी किस बेदिल से उम्मीद कर रही थी। पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क स्मर्क। आद्या का इतना बोलना था कि मृत्युंजय इतने गुस्से में भर उठा, उसकी आंखें लाल हो गई थी, माथे की नशे गुस्से से उभर कर बाहर आ रही थी, हाथों में खिंचाव से हाथ की नशे उभर रही थी, चेहरा पूरा गुस्से से नीला पड़ने लगा था। उसके इस भयानक रूप को देख आद्या पीछे हटने लगी। आद्या उसकी गुस्से से तेज होती सांसें को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो वहां से जाने के लिए मुड़ने को हुई कि पीछे से मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे अपने करीब खींचकर बोला,
मृत्युंजय आद्या को अपने करीब खींचकर उसके हाथ की कलाई को पीछे से पकड़ के बहुत टाइट तरीके से मोड़कर उसकी पीठ से लगा दी थी। आद्या दर्द के मारे तड़प उठी थी, पर इस वक्त मृत्युंजय का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे आद्या की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे बस अपनी माँ के बारे में कहे वर्ड बार बार सुनाई दे रहे थे। वो गुस्से में आद्या की पीठ को अपने सीने से टिकाकर अपना पूरा बल आद्या की कलाई पे लगाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की? होती कौन हो तुम उसके साथ खुद की तुलना करने वाली? मृत्युंजय इतने गुस्से में था कि उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसके गुस्से से आद्या की नाजुक सी कलाइयाँ दर्द से बेहाल हुई का रही है। आधा दर्द से तड़प कर बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत दुख रहा है। और आगे तो आद्या बोल ही नहीं पाई थी, उसकी दर्द के मारे बोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। वो फिर से बोली, मृत्युंजय प्लीज मुझे छोड़ो। मृत्युंजय ने उसका हाथ छोड़कर उसे घुमाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ लेकर बोला, तुम जानती हो तुम क्या गंदगी हो, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? ये सब बोलते बोलते मृत्युंजय की सांसें तेज हो रही थी। उसकी गुस्से से आंखें अभी भी लाल थीं और सांसें तेज और गर्म थीं। वो बोलते बोलते आद्या को लेकर पास पड़े काउच पे गिर गया। गिरते ही आद्या के ऊपर से गिर गया। वो पूरा आद्या के ऊपर झुककर बोला, तुम खुद को सही साबित करने के लिए मेरी माँ से तुलना कर रही हो। जानती हो तुम मैं और उनमें कितना अंतर है, और तुम कितनी गिरी हुई हो ये जानते हुए भी मेरे आगे सही बनने की कोशिश कर रही हो। तुमको लगता है तुम औरों से बेहतर हो तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं हो सकता। तुम क्या हो मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कह के मृत्युंजय आद्या के ऊपर पूरा झुक गया और उसके नर्म मुलायम नाजुक से गुलाबी होंठों पे अपने सख्त होंठों को रख दिया। मृत्युंजय आद्या के होंठों को चूमने लगा। उसका ये स्पर्श आद्या को इतनी तकलीफ दे रहा था कि आद्या उससे दूर होने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मृत्युंजय ने आद्या को अपने नीचे दबा के रखा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रही थी और आद्या के हाथों को अपने हाथों से नीचे की ओर दबाया हुआ था। आद्या फिर भी कोशिश कर रही थी, पर मृत्युंजय के कसे हुए शरीर के आगे आद्या कुछ नहीं कर पा रही थी। मृत्युंजय किस करते करते आद्या के सीने पे किस करने लगा था। उसके सीने पे इतने गुस्से में किस कर रहा था कि आद्या के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। वो उससे बस कैसे भी दूर होना चाह रही थी। मृत्युंजय किस करते हुए आद्या के कान के पीछे बहुत जोर से दांत छुआ देते हैं, जिससे आद्या की हल्की सी सिसकी निकल गई थी। आद्या की दर्द भरी सिसकी से मृत्युंजय ने एक नज़र गुस्से में आद्या को देखा और फिर उसके ऊपर से उठकर अपने कोट को ठीक करके एक हाथ के झटके से आद्या को खड़ी करके बोला, ये है तुम्हारा असली चेहरा। ये करती आई हो आज तक तुम। जब पहले ये सब करने में तकलीफ नहीं होती थी तो आई क्यों ये नाटक कर रही हूँ? तुमको तुम्हारी औकात ही तो दिखा रहा था। आद्या और नहीं सुन पाई थी मृत्युंजय की जली कटी बातें। वो अपने स्वाभिमान को और नहीं गिरने दे सकती थी। वो एक आधी की तरफ मृत्युंजय के केबिन से निकल गई थी। जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे, पर यहाँ वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखा सकती थी, इसलिए नम आंखों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। आद्या रोते हुए वहां से आ जाती है। आज उसको मृत्युंजय की बातों से इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना वो खुद पे गुस्सा आ रहा था। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छूट रही है, जो मैं अब तक सच नहीं पहुंच पाई? क्या है मृत्युंजय की नफरत की वजह, और क्यों वो बार बार एक ही चीज बोलता है? अब को भी है मुझे स्वाति और दिलीप दोनों की हेल्प से सच तक पहुंचना ही होगा। उदाहरण, आद्या अपने मन में विचार करके दिलीप को फोन करके बोली, कहाँ हो दिलीप तुम? जहाँ हो भी हो मेरी बात सुनो। तुमको जो भी करना है जल्दी करो। अब तुम अपने अच्छी जॉब के लिए ज़्यादा कोशिश करो, और प्रोजेक्ट और अच्छे ब्लूप्रिंट मैं तुमको रेडी करके दूंगी। तुम बस हमारे मिशन पे आगे बढ़ो। दिलीप बोला, हाँ आद्या, अब तुम्हारी हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपनी पूरी मेहनत लगाओ और मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगा।
जहाँ से भी हमको अच्छे ऑफर आएंगे हम लोग उनके साथ मीट आउट कर लेंगे। दिलीप से बात करके आद्या थोड़ा रिलैक्स फील करके वो स्वाति से बात करने लगी। एक बात बता स्वाति, हम दोनों हमारे कॉलेज में किसी ऐसे को जानते हैं जो स्पेशल मुझे परेशान करने चाहता हो या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। आद्या ने गहरी सांस लेकर आंखों से दूर देखते हुए कहा, यार आद्या, ऐसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं फर्स्ट ईयर से लेके अब तक की सारी चीजें याद करने के बाद तुम्हें बताऊंगी, अभी तो ठीक से याद नहीं आ रहा। स्वाति ने आद्या से कहा। उद्धरण चिन्ह। आद्या थोड़ा सा परेशान होकर मायूस होकर बोली, ओके कल कॉलेज में मिलकर और याद कर लेंगे। आद्या इस टाइम अपने रूम में बैठी हुई थी। वो मृत्युंजय की ऑफिस से सीधा घर आ गई थी और बिना किसी की नज़रों में आए सीधा रूम में आ गई थी। वो बुझे हुए मन से उठी और खुद के लिए कॉफ़ी के लिए किचन में गई और खुद के लिए एक कॉफ़ी बनाकर जा ही रही थी, इतने में सामने से उसे मीरा जी आती दिखी जो मृत्युंजय की मां होने की पूरी कोशिश करती। प्यार मृत्युंजय उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। वो आद्या को आते देख बोली, अरे आद्या, तुम कॉफ़ी पी रही हो? मैं भी कॉफ़ी पीने ही आ रही। अरे माँ आप रुको, मैं एक और कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ऐसा कह के दूसरी कॉफ़ी बनाने किचन में आ गई। मीरा जी भी उसके साथ ही आ गई थी। माँ कितना अच्छा लगता है न ऐसे खुले लॉन में बैठकर कॉफ़ी पीना, आद्या ने हंसते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। मीरा जी ने एक नज़र चारों ओर लॉन में घुमाई, फिर कॉफ़ी को देखकर मुस्कुराकर बोली, बेटा अच्छा तो मुझे भी बहुत लगता था पर किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता। वो तो माँ है जिनके साथ बैठकर कभी कभी लॉन में आ जाती हूँ, बाकी सब तो बाहरी दुनिया में मग्न है। आद्या उनकी ओर हल्के से मुस्कुरा बोली, माँ एक बात पूछूं, आप बुरा ना मानो तो? उद्धरण चिन्ह। हाँ पूछो बेटा। माँ ये मृत्युंजय अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे क्या? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा आद्या दीदी मेरी बड़ी बहन ही नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और जय उस टाइम 9 साल का था, उसकी पूरी दुनिया थी। दीदी के बिना एक पल नहीं रहता। कई बार दीदी से कहता, माँ आप कहीं गई तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। दीदी कई बार उसके इस बिहेव को देख डर जाती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़का कैसे जीतेगा। वो कई बार उससे ऐसी कोई बात कहती तो जय बुरी तरह बिफर जाता, फिर दीदी को उसको मानना बहुत भारी हो जाता था। दीदी को जय बहुत प्यार करता था, पर उस एक सच ने सब बदल दिया। मेरी प्यारी दीदी, मेरी माँ जैसी दीदी को सबको छोड़कर जाना पड़ा और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जो असल में उनके लिए सही नहीं है। मीरा की बात पे आद्या बोली, माँ आप कहना क्या चाहती हैं? सब लोगों को तो यही पता है कि वो किसी और से शादी करके कहीं चली गई, पर आपकी बातों से तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। आद्या ने अपने मन के सवाल को मीरा के आगे रखा। बेटा इस घर के लोगों को बहुत कुछ ऐसा है जो पता नहीं, पर अब मन भी नहीं करता बताने का। वैसे भी शांति दीदी ने जय के मन में उसकी माँ के लिए बचपन से जो जहर भरा है उसके लिए, तो अब अगर जय को सच पता चल भी जाएगा तब भी जय मुझे नहीं लगता अपनी माँ के लिए वो महसूस करेगा जो वो बचपन में करता था। जय को शांति दीदी ने पूरी तरह बदल दिया। मीरा जी ने बहुत दुखी मन से कहा, तो आपके कहने का मतलब है माँ, जय के मन में इतना जहर, इतना गुस्सा और कहीं ना कहीं सबसे कटने का कारण शांति बुआ जी हैं? आद्या ने पूछा। मीरा जी वापस से कहने लगी, बेटा मैं किसी को कारण तो नहीं बता रही, पर मृत्युंजय के मासूम मन पे बहुत गहरा घात हुआ था और उस मासूम मन को उस गहरे घात से उभारने की बजाय उसके मन में नफरत भर दी गई। वो बच्चा बहुत ही आक्रामक हो गया, वो सबसे दूर होने लगा। उसने अपने आसपास के लोगों से दूरी बना ली और आज का टाइम देखो जय कैसा बन गया। मैं ज्यादा तो सच नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ जय तुमसे प्यार तो किसी एंगल से नहीं करता। उसने शादी तुमसे क्यों की वो तो वो ही जाने, पर देखो उसके मन की नफरत ने उससे कैसा गुनाह करवा दिया। एक लड़की से जबरदस्ती शादी तक कर ली,
और कितना नफरत करेगा जय लड़कियों से। मीरा ने दुखी होते हुए कहा। मीरा की बात पे आद्या बोली, माँ आपको कैसे पता मृत्युंजय ने जो सबके सामने कहा वो झूठ था। मीरा बोली, बेटा जो जय शादी के नाम तक से नफरत करता था और जो। मीरा बोली, बेटा जो जय शादी के नाम तक से नफरत करता था और जो लड़कियों को धोखे का दूसरा रूप मानता था, उसका अचानक से शादी करने का फैसला किसी भी माँ के शक को यकीन में बदल देगा कि उसके बेटे ने जरूर कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं है। तुमसे शादी की बात मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहती थी, पर जय के गुस्से की वजह से कभी पूछा नहीं, पर सच जरूर जानती थी। मीरा की बातों को सुनकर आद्या मन ही मन बोली, माँ कितनी अच्छी हैं जो मृत्युंजय इनका बेटा न होने के बाद भी उसके गुस्से को भी झेलती हैं और उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हैं, और वो रावण कुमार अपने गुस्से के आगे किसी को कुछ समझता भी नहीं। माना उसके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि उसको सबको परेशान करने का पूरा हक मिल गया। आद्या ने मन ही मन मुंह बनाते हुए कहा। शाम से रात हो गई थी, सब लोग घर आ गए थे। वैसे तो सभी लोग टाइम से खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर मृत्युंजय वो अभी तक नहीं आया था। सब लोग खाना खाकर कब के जा चुके थे और आद्या वही डाइनिंग हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। आद्या की मजबूरी थी उसका इंतजार करना, अगर नहीं करती तो खुद जगा कर करवाता, इसलिए आद्या बेमन से सही लेकिन उसका इंतजार हाल में बैठी बैठी कर रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक मृत्युंजय नहीं आया था। वो पास में पड़े सोफे पे बस बैठकर फोन पे अपने प्रोजेक्ट के वक्त को देखने लगी और काम करते करते उसे काफी देर हो गई थी। थकान के मारे उसे नींद आ रही थी, पर बार बार अपनी आंखें खोलकर नींद को खुद से दूर कर लेती थी। दूसरी ओर मृत्युंजय एक सुनसान जगह पे बैठा हुआ था जिसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। वो उस जगह पे घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्युंजय आज रोया हो वो बहुत ज्यादा। वो अपने दर्द को किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस जगह आ गया। ये एक पुराना घर था जिसमें मृत्युंजय का बचपन बीता था और वो इस टाइम अपने घर के बाहर बैठा था, क्योंकि उसकी मां के जाने के बाद मृत्युंजय ने ये घर छुड़वा दिया था और पलट के फिर इस घर में कभी नहीं आया। पर आज आद्या ने जब उसकी मां के बारे में कहा तो आज एक बार फिर उसे अपनी मां की याद आ गई थी। मृत्युंजय बेशक अपनी मां से नफरत करता था, पर उसके साथ ये भी सच था कि वो आज भी उनके प्यार के लिए तरसता था, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मृत्युंजय किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि कोई भी उसकी मां की कमी पूरी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में बोलता है, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? आपने एक आदमी के लिए अपने मासूम से बच्चे को छोड़ दिया। आप तो चली गई, पर उस बच्चे की मासूमियत भी अपने साथ ले गई। आखिर क्यों ये औरतें ऐसी होती हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ हो। नफरत करता था हर औरत से, फिर भी एक बार मैं मजबूर हो गया और मुझे पैसों की लालची और चरित्र की कमी वाली लड़की से शादी करनी पड़ी। अरे मैं तो ऐसी लड़की को अपने आसपास भी न टिकने देता। अगर मैं अपने भाई के लिए मजबूर न होता तो आज फिर खुद पे गुस्सा आ रहा है बार मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरे जीवन में सबसे खास होने वाली दोनों ही महिलाएं मेरे दर्द का कारण है। जहाँ एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ लुटा देती है, वही मेरी माँ मुझे ही छोड़ के चली गई। दूसरा जिसको पत्नी बनाया है उसे कभी चाह के भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसी की पत्नी बनने लायक नहीं है। मैं नफरत करता हूँ दोनों से ही, और आज मेरी नफरत और गहरी हो गई। वो इतना कहते कहते वही सिर टिकाए बैठ गया था। पूरी रात मृत्युंजय वही उस घर के बाहर रहा। गाड़ी में बैठे बैठे ही उसने रात गुजार दी। रात के 4 बजे के आसपास आद्या की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा, फिर घड़ी में टाइम देखा, अभी 4 बज चुके थे। वो अभी भी यही टेबल पे बैठे बैठे सो गई। इसका मतलब मृत्युंजय आया नहीं।
वो खुद में ही बोल रही थी। फिर अचानक से बोली, ये कितना खड़ूस और बुरा आदमी है, नहीं आना था तो कम से कम फ़ोन करके बता देता, कम से कम मैं पूरी रात इंतज़ार तो नहीं करती। वो वहाँ से उठी और अपने रूम में आ गई थी। वो बिना चेंज किए ही बेड पे सो गई थी। दूसरे दिन दोपहर का टाइम था। मृत्युंजय अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसने अपने असिस्टेंट के फ़ोन किया। आप लोगों का काम ठीक चल रहा है ना? उससे बात की क्या? बोला वो। उद्धरण चिन्ह। सर उससे अभी बात नहीं की, वो अभी हम लोग उससे बात करने के लिए उसे टाइम देखकर बुलाएंगे। ठीक है, पर काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, मृत्युंजय ने आदेश देते हुए कहा और बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया था। आद्या, बहुत ज़्यादा होशियार बनती हो ना तुम। पाउटिंग, अब देखना तुम खुद ही खुद के जाल में कैसे फंसोगी। बहुत भरोसा है ना तुमको खुद के ऊपर और सबसे ज़्यादा अपने टैलेंट पे, तो अब तुम्हारे टैलेंट को ही निशाना बनाया है मैंने। अब देखने हैं क्या करोगी तुम, किस चीज़ को चुनेगी, वापस से पैसों को क्या फिर अपने ईमान को? मृत्युंजय खुद से बोला और अपना काम करने लगा। दिन पे दिन बीत रहे थे। वैसे तो आद्या मृत्युंजय से दूर भागती थी, पर दादी दादू और मृत्युंजय के पापा और मम्मी के अच्छे बिहेव की वजह से वो उन लोगों से बहुत अच्छे से जुड़ गई थी। आद्या का घर में ज़्यादा टाइम या तो माँ के साथ निकलता या दादी के साथ, कभी कभी कनक के साथ। इन सब के बेकाद्या अपने प्रोजेक्ट पे काम भी बराबर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन आद्या माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पे दिलीप का फ़ोन आया। दिलीप के फ़ोन को देख आद्या पहले माँ को देखती है, फिर ज़रूरी कॉल बोलकर वहाँ से उठ गई थी। अपने रूम में आकर, हाँ बोलो दिलीप, क्यों फ़ोन किया? आद्या थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, क्योंकि वो दिलीप को घर होने पे फ़ोन करने के लिए मना करती थी। वो आद्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए मुझे तुमसे बात करना जरूरी था, दिलीप ने कहा। उद्धरण चिन्ह। मेरी हेल्प क्या चाहिए? आद्या ने कहा। वो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर पे पास वाले कैफ़े में आ जाओ, वही बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आद्या बोली, बस थोड़ी देर के लिए, मैं पहले जैसी कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए बिना ज़्यादा बात किए चुपचाप चले जाना। दिलीप ने हाँ कहा और आद्या को आने को बोला। आद्या नीचे आई और मीरा जी को स्वाति से मिलने का बोलकर वहां से चली गई। आद्या ने सेफ्टी के तौर पे स्वाति को भी वहां बुला लिया था, ताकि पहले की तरह कोई बात हो तो वो स्वाति की हेल्प ले सकेगी। 15 मिनट में आद्या साइबेरियन कैफ़े में बैठी हुई थी। दिलीप भी उसके सामने वाली चेयर पे बैठा हुआ था। आद्या ने अपने सिर को और चेहरे को हल्का सा दुपट्टा से छिपाया हुआ था। हाँ बोलो दिलीप, क्यों बुलाया है यहाँ मुझे? आद्या ने पूछा। वो आद्या, मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है जिससे तुम्हारी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर तुम जल्दी ही उस मृत्युंजय से पीछा छुड़ा सकोगी, दिलीप एक सांस में बोल गया। आद्या ने भौहें सुकड़ाकर कहा, क्या जैकपॉट लगा है और मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ इन सब में? वो आद्या, मेरे हाथ एक प्रोजेक्ट आया है जिसको हम टाइम से दे देंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा कि उस मृत्युंजय शर्त से भी दुगने पैसे मिलेंगे। तब तुम और मैं एक हो जाएंगे और घर वाले फिर आराम से शादी करवा देंगे। आद्या ने दिलीप की बात सुनी और दिलीप से बोली, और क्या है वो प्रोजेक्ट? आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर जरूर करें।